रानी रूपवती भाग 2। चंद्रगिरी राज्य में सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, पर दूर घने जंगल की अंधेरी गुफा में बैठा तांत्रिक काला नागेश अपनी काली शक्तियों का जाल बुन रहा था। उसे भविष्यवाणी याद थी, एक दिन राजकुमारी रूपवती उसके अंधकार का अंत करेगी। उसने अग्निकुंड में मंत्र डाले, आग नीली हो उठी। अब समय आ गया है, नागेश गर्जा। पहले उस राज्य की खुशियां छीनो, फिर राजकुमारी को। उधर महल में अब राजकुमारी रूपवती युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। वो केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। एक दिन दरबार में समाचार आया, महाराज, राज्य के उत्तरी गांव में अजीब अंधेरा छा गया है। फसलें सूख रही हैं, पशु बीमार हो रहे हैं। महाराज विक्रमसेन चिंतित हो उठे। रूपवती ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री, मुझे वहां जाने की अनुमति दीजिए, मैं स्वयं देखना चाहती हूँ। राजा पहले हिचके, पर अंततः अनुमति दे दी। रूपवती अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंची। वहां अजीब सन्नाटा था। आसमान पर काले बादल छाए थे, जबकि मौसम साफ होना चाहिए था। अचानक एक बूढ़ी स्त्री सामने आई। राजकुमारी, ये कोई साधारण विपत्ति नहीं है, ये किसी तांत्रिक की छाया है। रूपवती ने पूछा, कौन है वो? स्त्री बोली, जंगल का काला नागेश। उसी क्षण तेज हवा चली, पेड़ झूम उठे, धरती कांपी और काले धुएं का गोला आकाश में उभरा। उस धुएं में से नागेश की आवाज गूंजी, रूपवती, यदि अपने राज्य को बचाना चाहती हो तो अकेली मेरे पास आओ। सैनिक डर गए, पर रूपवती की आंखों में भय नहीं था। मैं आऊंगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। रात को वो गुप्त रूप से जंगल की ओर निकल पड़ी। चांदनी धुंधली थी, जंगल में रहस्यमयी चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। अचानक सामने नागेश प्रकट हुआ। तुम आ ही गई, वो मुस्कुराया। रूपवती ने तलवार निकाली, मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए आई हूँ। नागेश ने अपनी छड़ी घुमाई, काले सर्पों की छाया जमीन से उठी। युद्ध आरंभ हो गया। रूपवती ने बहादुरी से वार किए, पर नागेश की शक्तियां प्रबल थीं। तभी उसे अपनी माँ की सीख याद आई, सच्ची शक्ति भीतर के प्रकाश में होती है। रूपवती ने आंखें बंद की। उसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश फूटा, सर्पों की छाया जलने लगी। नागेश चिल्लाया, ये असंभव है, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। नागेश अचानक धुएं में विलीन हो गया। ये तो बस शुरुआत है, उसकी गूंजती आवाज आई। रूपवती समझ गई, असली संघर्ष अभी बाकी है। जंगल की रात गहरी थी। काला नागेश धुएं में विलीन हो चुका था, पर उसकी गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। ये तो बस शुरुआत है। रूपवती समझ गई थी कि ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धि का भी है। वो महल लौटी, पर उसके मन में शंका थी, नागेश अब क्या करेगा? उसी रात महल के प्राचीन मंदिर में रखी दीपशिला अचानक मंद पड़ने लगी। ये वही दिव्य पत्थर था जो चंद्रगिरी राज्य की रक्षा करता था। यदि उसका प्रकाश बुझ जाता तो राज्य अंधकार में डूब जाता। राजगुरु ने चिंतित होकर कहा, राजकुमारी, ये दीपशिला तभी कमजोर होती है जब कोई प्राचीन दैत्य शक्ति जागती है। रूपवती ने निर्णय लिया, मुझे उस शक्ति के स्रोत तक जाना होगा। अगली सुबह वो एक छोटे दल के साथ उत्तर दिशा के प्राचीन पर्वतों की ओर निकल पड़ी। रास्ते में घना कोहरा था। अचानक उनके सामने एक विशाल पत्थर का द्वार प्रकट हुआ, जिस पर प्राचीन लिपि अंकित थी। राजगुरु ने पढ़ा, जो प्रकाश के योग्य है वही भीतर प्रवेश कर सकता है। रूपवती आगे बढ़ी। द्वार अपने आप खुल गया। अंदर एक गुप्त गुफा थी। बीच में एक काला क्रिस्टल धधक रहा था। वही नागेश की शक्ति का स्रोत था। अचानक नागेश प्रकट हुआ। तुम यहाँ तक पहुँच गई, पर अब लौट नहीं पाओगी। उसने मंत्र पढ़ा। गुफा कांपने लगी, पत्थर टूटने लगे। रूपवती ने तलवार उठाई, पर इस बार उसने केवल युद्ध नहीं, ध्यान लगाया। उसे अपनी माँ की सीख और अपने राज्य की आशा याद आई। उसके हाथ से स्वर्णिम प्रकाश की किरण निकली और सीधे काले क्रिस्टल से टकराई। नागेश चीखा, नहीं! क्रिस्टल चटकने लगा। गुफा में भयंकर विस्फोट हुआ। जब धूल छटी, नागेश कमजोर पड़ा था। ये अंत नहीं, वो फुसफुसाया और छाया में विलीन हो गया। क्रिस्टल टूट चुका था। दीपशिला का प्रकाश फिर से प्रज्वलित हो उठा। राज्य बच गया, पर रूपवती जानती थी, अंतिम युद्ध अभी शेष है। काले क्रिस्टल के टूटते ही गुफा में छाया हुआ अंधकार मानो पीछे हट गया, पर रूपवती के मन में शांति नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि नागेश अभी पूरी तरह पराजित नहीं हुआ।
महल लौटने पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। दीपशिला फिर से उज्जवल हो उठी थी। पर उसी रात रूपवती को एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा चंद्रगिरी का आकाश रक्त लाल हो गया है, महल की दीवारें दरक रही हैं और नागेश पहले से अधिक शक्तिशाली रूप में खड़ा है। उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही हैं। स्वप्न में नागेश की आवाज गूंजी, तुमने मेरी शक्ति तोड़ी है, पर अब मैं अपनी असली शक्ति जगाऊंगा। रूपवती हड़बड़ाकर जागी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु ने गहरी सांस ली और बोले, राजकुमारी, नागेश अंधतम मंत्र की साधना कर रहा है। यदि वो पूर्ण हो गया तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। उसे रोकने का उपाय? रूपवती ने पूछा। राजगुरु ने उत्तर दिया, एक ही उपाय है, सूर्याग्नि शस्त्र। ये प्राचीन अस्त्र केवल अग्नि पर्वत के शिखर पर मिलता है। अग्नि पर्वत एक ऐसा स्थान जहां पहुंचना असंभव माना जाता था। वहां लावा की नदियां बहती थीं और अग्नि राक्षस पहरा देते थे। रूपवती ने बिना एक पल गवाए निर्णय लिया, मैं जाऊंगी। महाराज विक्रमसेन ने कहा, ये मार्ग मृत्यु से भरा है। रूपवती मुस्कुराई, यदि मैं न गई तो राज्य मृत्यु में डूब जाएगा। अगले ही दिन वो अपने विश्वस्त योद्धा और राजगुरु के साथ अग्नि पर्वत की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, धरती गर्म होती गई, आकाश धुएं से ढक गया। अचानक लावा की नदी सामने आ गई। इसे पार कैसे करें? एक सैनिक ने पूछा। रूपवती ने ध्यान लगाया। उसे दीपशिला का प्रकाश याद आया। उसने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। तलवार से निकली स्वर्णिम ऊर्जा ने लावा पर पत्थर का मार्ग बना दिया। सबने विस्मय से देखा, पर जैसे ही वे शिखर के पास पहुंचे, विशाल अग्नि राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर लपटों से बना था और हाथ में अग्नि गदा थी। यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, वो गरजा। रूपवती आगे बढ़ी, मैं सूर्याग्नि शस्त्र लेने आई हूँ। राक्षस ने प्रहार किया, धरती फट गई, युद्ध आरंभ हुआ। रूपवती ने अपनी चपलता से वार टाले। अंततः उसने अपने हृदय के प्रकाश को केंद्रित किया और एक प्रचंड स्वर्णिम किरण राक्षस की ओर छोड़ी। राक्षस गर्जना करता हुआ राख में बदल गया। शिखर पर एक दिव्य शस्त्र चमक रहा था, सूर्याग्नि शस्त्र। रूपवती ने उसे उठाया। आकाश में बादल हट गए, सूर्य की किरणें सीधे उस पर पड़ी। राजगुरु ने कहा, अब अंतिम युद्ध का समय निकट है। रूपवती ने आकाश की ओर देखा, नागेश, अब अंधकार का अंत निश्चित है, जारी रहेगा।